दो तीन बातें आपको बताई थी। एक तो पहले मैंने बताया था कि सभी राशियों पे चर कौन है, स्थिर कौन है और द्विस्वभाव कौन है। द्विस्वभाव में मैंने बताया था कि जैसे 0 से 15 डिग्री पर होंगे तो उनको आप स्थिर मानेंगे और 15 डिग्री के बाद आप उनको चर मानेंगे। ठीक। तो राशियों, उसके बाद मैंने उन्हीं राशियों को क्या किया कि उनके एलिमेंट में यानी तत्व के अनुसार डिवाइड कर दिया। एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि देखिए, जब भी हम लोग कुंडली के अंदर फलादेश करते हैं तो कुंडली के अंदर जब फलादेश करते हैं तो केवल एक या दो चीज को ही नहीं देखा जाता, क्योंकि आपको तो ये बात पता है कि ज्योतिष तो एक सागर है और सागर से भी अगर हम इसको बड़ा कहें तो कोई हमारी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सागर जो बूंद बूंद से बनता है, बूंद बूंद से बनने का मतलब है कि एक छोटी बूंद भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जितना एक बड़ी बड़ी नदी करती है। तो हर आपको कोई भी अगर आपको फलादेश करने हैं तो आपको हर छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान देना होगा। जैसे राशियां ध्यान देंगे आप, राशियों के लॉर्ड ध्यान देंगे, राशियों का तत्व ध्यान देंगे, उसके बाद फिर भाव ध्यान देंगे, फिर भावेश ध्यान देंगे, फिर ग्रहों की युतियों पे जाएंगे, फिर ग्रहों की दृष्टियों पे जाएंगे और उसके साथ वर्ग कुंडलियां लगाएंगे। इतनी सारी बात देख करके आप अपना किसी व्यक्ति के सामने अपनी बात को रखें, तब आपकी बातों में वजन होगा और जो आप कहेंगे वो शास्त्र सम्मत होगा, मतलब वो सटीक बातें होंगी, सही बातें होंगी। तो सटीक बात तभी आपकी मिल पाएंगी जब आप हर चीज को मिलाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो बातें बताई, एलिमेंट का करेक्टर और उसकी स्थिरता, चर है कि स्थिर है कि द्विस्वभाव। अब जरा थोड़े से फलादेश दोनों को मिला के करिए। अभी और भी चीजों को मिलाना पड़ेगा, लेकिन अब एक साथ तो हम सारी बात आपको नहीं कह देंगे ना कि आप सब चीजें एक साथ मिला दीजिए। एक एक चीज को पढ़ेंगे, जब पूरी चीज पढ़ लेंगे तब सबको मिलाएंगे। अब देखिए, दो चीज पढ़ी, दो को मिलाते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का लग्नेश, किसी भी व्यक्ति का लग्नेश कहां पर आ गया, यहां पर। अभी जितना आपने पढ़ा है वो बताएं, 10 नंबर पे आ गया। तो 10 नंबर एक चर है और प्रैक्टिकल नेचर है। मतलब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि जो व्यवहारिकता में चीज है उसके अनुसार अपने आप को बदल लेगा। दो चीज देखिए, दोनों चीजों को आपने दे दिया ना आंसर। जो चीजें चर है तो अपने आप को बदल लेगा, कौन सी बातों पे, जो व्यवहारिक बातें हैं उनके अनुसार बदल लेगा। अब अगर मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति यहां पर आ जाए, 5 नंबर पे आ जाए, तो वो व्यक्ति अपने आप को बदलेगा भी नहीं और गुस्से वाला भी होगा और तुरंत एक्शन लेगा। और एक्शन लेने के बाद, एक्शन तो तुरंत ले लेगा क्योंकि वो फायरी एलिमेंट है, तुरंत हो जाना, तुरंत कोई काम हो जाना, और गुस्से में भी रहेगा और अपने आप को बदलने की कोशिश भी वो नहीं करेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दो चीजें जो मैंने पढ़ाई वो दो चीजों को मिला करके आप आंसर देंगे। इतनी बात मैंने लास्ट क्लास तक करवा दी थी आपको। इसी के आगे हम लोग चलते हैं, हर बात को समझते हैं। ठीक, देखिए अब आइए कुछ और समझते हैं। जैसे ये हमारे पास फायर एलिमेंट है, फायर का मतलब अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व में जब कोई भी लग्नेश आ जाए तो क्या यही प्रॉपर्टी होगी? हाँ होगी, लेकिन थोड़ी चीजें बदलेंगी। क्या बदलेंगी वो चीजें आपको हम यहाँ पे वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही है कि हरे कृष्णा जी को ही क्लियर नहीं आ रही? हमारी आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है, ठीक है। हरे कृष्णा जी, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो इसलिए ऐसा होगा, तो थोड़ा उसको मैनेज करिए, ठीक है। जी ठीक है, ओके, सभी को क्लियर है। एक दो लोगों को हो सकता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो। देखिए, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पे तीनों है तो फायरी, लेकिन तीनों का नेचर अभी अलग अलग टाइप का उनके अंदर गुस्सा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे भी आप लोग, है ना, ये आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए लग्नेश मेष राशि में आ जाए, क्योंकि फायर एलिमेंट मेष राशि में आया, तो मेष राशि कैसी है? चर है और साथ में क्या है? फायरी एलिमेंट है। तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति के साथ, बताइए? ऐसा व्यक्ति गुस्सा करेगा और अपना दिमाग भी नहीं लगाएगा, बिना दिमाग लगा के गुस्सा करे। क्यों? क्योंकि मेष का लॉर्ड कौन हो गया? मंगल।
मेष का लॉर्ड कौन हो गया? मंगल हो गया। और मंगल तो क्रोधी ऐसे ही है, ताकत है मंगल। किसी भी व्यक्ति की एनर्जी क्या है? मंगल। इसीलिए किसी का मंगल अगर अच्छा होगा तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर एनर्जी अच्छी होगी। नोट कर लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति की जो एनर्जी है वो क्या है? मंगल है। और मंगल एक कैसा ग्रह है? युवा अवस्था का ग्रह है। मतलब कि उसकी लाइफ जो होती है, हम लोग कहते हैं 41-56 तक ज्यादा से ज्यादा जाती है। तभी बुढ़ापे में एनर्जी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि मंगल का समय कब तक एक्टिव रहेगा? 56 वर्ष। कौन कौन सा मंगल का साल होता है ये आगे बताएंगे। 28वां साल, 36वां साल और 41 से लेकर 56 साल मंगल का होता है। इस वक्त एनर्जी, अगर मंगल उसका अच्छा है तो एनर्जी अच्छी उसमें रहेगी। मंगल खराब है तो उस व्यक्ति की एनर्जी शुरू से ही खराब रहेगी। तो हमारी ऊर्जा कौन है? मंगल है। हमारी एनर्जी कौन है? मंगल है। तो आप देखो इस व्यक्ति, एक तो अग्नि तत्व की राशि, फायर एलिमेंट की राशि है, चर राशि है। और फायर मतलब गुस्सा, इसको तुरंत गुस्सा आएगा और बिना दिमाग लगा के ये गुस्सा करेगा। ऐसा व्यक्ति तुरंत, क्योंकि अगर इंपल्सिव है, तुरंत ही मारपीट कर लेता है, तुरंत ही, दिमाग भी नहीं लगाएगा। और मारपीट करने के बाद ये सोचेगा भी नहीं कि क्या हुआ। क्यों? क्योंकि चल राशि थी, चलो बढ़ गया आगे। कुछ लोग होते हैं ना, मारपीट अगर हो जाती तो बाद में अफसोस करते नहीं यार गलती हो गई हमसे। ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्यों? मंगल है। ये बात समझ में आ गई अब आपको यहाँ पर कि क्या होगा मेष राशि के अंदर? मेष राशि का लॉर्ड मंगल है, अग्नि तत्व की राशि, चर राशि है। ऐसा व्यक्ति अगर लग्नेश यहाँ पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति गुस्सैल होगा, बहुत जल्दी डिसीजन लेगा, मारपीट किसी भी चीज में तुरंत करे, क्योंकि मंगल है। मंगल होता है दंगल, मंगल होता है दंगल। दंगल मतलब कुश्ती, लड़ाई, मारपीट, ये काम है मंगल का। इसीलिए मंगल जिसका बहुत पावरफुल होता है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? थोड़े मारपीट करने वाले ज्यादा होते हैं, थोड़ा अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाते हैं, सैनिक बनते हैं। मंगल अच्छा है तो उनका, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं की बात का कारक है। आगे बढ़ाएंगे, ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब आइए जरा सूर्य में आइए। सूर्य में, सूर्य मतलब सिंह राशि में अगर किसी का लग्नेश सिंह राशि में आ जाए तो सिंह का लॉर्ड कौन है जरा बताइए? सिंह का लॉर्ड, लियो का लॉर्ड, स्वामी कौन है? सूर्य। जी एकदम सही भावेश जी, एकदम सूर्य है, एकदम सही बताया आपने। देखिए सूर्य में क्या चीजें होती हैं। सूर्य जब उदय होता, पहले तो सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य जब उदय होता है तो व्यक्ति बिस्तर छोड़कर उठ जाता है और अपना काम करना चालू कर देता है। जो भी उसकी दिनचर्या है, जो भी उसका कार्य है, वो करता है। सूर्य अस्त हो जाता है तो व्यक्ति काम धंधा करके अपना घर वापस आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सूर्य उदय होता है तो सूर्य कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसके आते ही सभी लोग अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे घर में पिता, पिता सूर्य के कारक है, पिता हो या पितृ, पितृतुल्य हो, पितृतुल्य भी, पितृ जैसे कोई बोलता है चाचा, चाचा कौन हो? पितृतुल्य हो। पिता मतलब पिता नहीं, पितृतुल्य, वो सब किस में आ जाएंगे? सूर्य में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे चंद्रमा माता है, माता मतलब मातृ तुल्य, मौसी भी है। तो ये बात समझना, माता और मातृ तुल्य ये चीजें। तो सूर्य जब घर में आते हैं, मतलब पिता घर में जब आते हैं, तो देखिए अगर हम लोग में भी यही था, आप में भी यही था कि व्यक्ति तुरंत काम स्टार्ट कर रहे, कुछ भी काम हम लोग खेलते उलते हो या कुछ भी करो, नहीं चलो बाबूजी आ गए, बस अपना काम पढ़ाई लिखाई चालू हो गई। मतलब उनके आने से पहले वो आ रहे, पहले से पता चले वो आ रहे, जल्दी करो, वो आ रहे, हटा रहे, ये काम इधर करो, इधर भी आए, गुस्साने लगेंगे। क्या लाने लगेंगे? आके गुस्साने लगेंगे। कौन? पिता। और वो गुस्सा किस लिए करेंगे? आपके भले के लिए करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? लग्नेश अगर सूर्य की राशि सिंह राशि में है तो ऐसा व्यक्ति गुस्सा करेगा, दिमाग लगा के गुस्सा करेगा, सही बातों पे, मतलब जो बातें उसके, मतलब जो आपके भले के लिए हो उसके लिए गुस्सा करेगा, गलत बातों पे गुस्सा नहीं करेगा।
लेकिन ये तो कभी भी गुस्सा कर जाए, इसकी तो बात ही खत्म है मेष की। लेकिन सिंह में क्या है कि ऐसा व्यक्ति दिमाग लगा के गुस्सा करेगा, आपके भले के लिए गुस्सा करेगा। लेकिन सूर्य ना, कभी आप आपके पिता आपको डांट दे तो कभी रीजन देते हैं, आपको कारण बताते हैं कि आपको क्यों डांटा? नहीं, वो तो अंडरस्टूड हमारे भले के लिए डांटा, इसमें बोलने, इसमें उनको बताने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति गुस्सा करने का एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, रीजन आपको नहीं बताएगा कि क्यों हमने गुस्सा किया। ये उसके अंदर कैरेक्टर होंगी, ये उसके अंदर क्या होंगे, कैरेक्टर इस प्रकार के होंगे। तो हमारी बात सबको समझ में आ रही है? सूर्य को आप समझ लीजिए, सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पिता हैं, पितृ और पितृतुल्य हैं। ऐसा व्यक्ति कि गुस्सा करेगा, दिमाग लगा के गुस्सा करेगा, हमारे भले के लिए गुस्सा करेगा। लेकिन जो सूर्य होते हैं वो बहुत लविंग, फादर प्यार करने वाले भी तो होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, देखभाल करते हैं। आपको रात में अगर ठंडी लग रही होगी तो उठा के कंबल उम्बल दे देंगे, भले आपसे बात ना करें, आपको बताएंगे आप गुस्से में है तो, अगर वो गुस्से में है तो आपका वो भला ही करेंगे, कंबल उड़ा देंगे, रजाई उड़ा देंगे, दवाई ला के देंगे, आपके खाने का बंदोबस्त करेंगे। केयरिंग हो गई, आपकी देखभाल करने वाले, ऐसे व्यक्ति के ये लक्षण होंगे। अच्छा ये बताइए सब लोग, ऑफिस में सूर्य कौन होता है? किसके आने से तुरंत काम चालू हो जाता है? ऑफिस में सूर्य कौन होता है? बॉस, बिल्कुल सही ललित जी, बॉस। तो बॉस जो होते हैं ना, बॉस का दो नेचर होता है। एक मैंने, ये मेरी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे पड़ी है, वहां पे सूर्य के बारे में मैंने बताया है, तो वहां आप देखेंगे कुछ बॉस हो, जैसे पहले तो देखिए बॉस आए, सब लोग अपना काम करना चालू कर दिए, बॉस ने नहीं कहा कि तुम काम करो, उनके आने का मतलब ही कि अपना काम चालू कर दो। बॉस दो नेचर के हो सकते हैं, मंगल के नेचर के भी हो सकते हैं, सूर्य के नेचर के भी हो सकते हैं। मंगल के नेचर के जो बॉस होंगे वो बात बात पे आपसे गुस्सा करेंगे, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, मतलब अच्छा हो बुरा हो, और बाद में उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन जो सूर्य वाले होंगे वो गुस्सा करेंगे, थोड़ा वो केयरिंग भी करेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप हमसे जरूर कहिएगा, हमने आपको भले के लिए डांटा है। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे लेकिन उनका मतलब, और बहुत शालीन होंगे, जो बड़े बड़े मतलब जिसमें बॉस होते हैं, जैसे टाटा वाटा, अंबानी उम्बानी, बहुत अच्छे ऑफिस में आप जाइए, आप बॉस का नेचर ऐसा ही पाएंगे। अब ये छोटी छोटी कंपनी में चले जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि बॉस मंगल होता है, छोटी छोटी कंपनियों में, छोटी छोटी का मतलब कभी कभी छोटी कंपनियों में बॉस सूर्य हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जहां पे मतलब जो, क्योंकि सूर्य तो बड़े हुए ना, सूर्य तो बड़े हुए, तो ऐसे व्यक्ति जहां पे बॉस इस प्रकार के नेचर का होगा, उसकी कोई चीज बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। टाटा, अंबानी, अडानी, अब इनका नेचर भी आप जाके समझिए, महिंद्रा, इन सबका आप नेचर भी जरा देखेंगे तो नेचर आपको यही मिलेगा, लविंग केयरिंग। कभी आपने रतन टाटा की वीडियो भी देखी होगी, बहुत लविंग है, केयरिंग है, हर बात को सूझबूझ के करके करने वाले हैं, गुस्सा भी हो सकता करते हो। तो बॉस दो तरीके के होते हैं, ये हर बात पे गुस्सा करेंगे, और मंगल है ना, अपनी अपनी ही बात को रखने की कोशिश करेंगे कि हम ही सही हैं, अथॉरिटेटिव। लेकिन वही अगर सूर्य है, लगने सूर्य में आते तो अब हमारे ख्याल में आप समझ में आ गया, लविंग होंगे, केयरिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति गुस्सा करेगा बट आपके भले के लिए गुस्सा करेगा, और दिमाग लगा के गुस्सा करेगा, और आपको समझा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देगा कि भैया हमने क्यों गुस्सा किया। ठीक, अब यहां आइए, अगर मान लीजिए लग्नेश धनु राशि में, तो द्विस्वभाव राशि है, फाइव है, यानी ऐसा व्यक्ति गुस्सा करेगा। और धनु के स्वामी कौन हुए? मंगल हुए। धनु के स्वामी कौन हुए? सॉरी गुरु हुए, सॉरी गुरु, गुरु हुए। गुरु क्या है? सॉफ्ट प्लैनेट है, सॉफ्ट। सूर्य क्या है? हार्ड प्लैनेट। मंगल तो बहुत ज्यादा हार्ड, हार्ड मतलब कठोर, ठीक है ना। इसीलिए घर में पिता का होना बहुत जरूरी है, पिता होने से ही सारे बच्चे अपना काम करने लगते हैं, पिता होना बहुत जरूरी। जहां पिता नहीं होते वहां पे ये समस्या आपको देखी जाती, क्यों? केयरिंग करने वाला नहीं, लविंग करने वाला कोई नहीं, देखभाल, वो एक कवच की तरह काम करते हैं, कवच की तरह। परिवार पे कोई दिक्कत आएगी तो वो खड़े हैं, सूर्य। ठीक, गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु, गुरु में क्या है? सॉफ्ट प्लेनेट है। ऐसा व्यक्ति गुस्सा करेगा, बहुत दिमाग लगा के गुस्सा करेगा, और आपको एक्सप्लेनेशन भी देगा कि भैया मैंने इसलिए आप पर गुस्सा किया है, मैंने इसलिए आप पर गुस्सा किया है। तो ये
ऐसा व्यक्ति, समझ में आ गया तीनों का नेचर, तीनों का नेचर समझ में आ गया है। जबकि फायरी गुस्सा सब में होगा, लेकिन गुस्से का रीजन अलग अलग होगा। यानी इनमें सबसे गड़बड़ यहाँ पे चीजें आएंगी मेष में। तुरंत इंपल्सिव मारपीट कर देना, बिना दिमाग लगाए ही गुस्सा कर लेना, और जो है बात बात पे जो है गुस्सा हो जाना, मेष राशि। ये चीजें इसमें आएंगी। तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं माइक ऑन कर दे रहा हूं, आप लोग से रिक्वेस्ट है आप खुद ही अपना माइक म्यूट करके रखेंगे। जिसको पूछना है केवल वही पूछेगा, भले वरना म्यूट करके रखिए। तो अगर आप म्यूट कर रहे हैं तो मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है? म्यूट करके खुद रखेंगे, या आपकी जिम्मेदारी है ना, क्लास डिस्टर्ब ना करिए। चलिए, कुछ पूछना आप बताइए। राजेश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। केवल जिनको पूछना वही अपना माइक ऑन करें, बाकी सब लोग ऑफ कर लें, और वो भी पूछने के बाद फिर ऑफ कर लें। हाँ जी, पूछना है बताइए राजेश जी। मैंने माइक ऑन कर दिया है, नहीं हुआ क्या? हो गया है? अनम्यूट देमसेल्फ कर सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट। अच्छा ठीक है, आगे पूछ लीजिएगा। अभी नहीं पूछ पा रहे, कोई बात नहीं, हो सकता नेटवर्क ना हो, कोई प्रॉब्लम हो। चलिए, तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे व्यक्ति का नेचर होगा। ये तीन बात समझ में आ गई। यहाँ ये अर्थ एलिमेंट में आते हैं। अर्थ एलिमेंट में क्या होगा? अर्थ एलिमेंट में क्या होगा? देखिए, ये 2 6 10 व्यक्ति व्यवहारिक तो होगा, प्रैक्टिकल नेचर का तो होगा, लेकिन उसके अंदर अर्थ नेचर है। अब आइए, वृष, वृष राशि क्या है? वृष एक स्थिर राशि है, और वृष का लॉर्ड कौन है? वृषभ टॉरस, टॉरस का लॉर्ड कौन है? शुक्र। सही एकदम। शुक्र क्या है? मतलब एक, चूंकि पृथ्वी है, कैसी पृथ्वी? एक ऐसी धरती जहां पर फल फूल, फल भी और फूल भी आते हों, ऐसा किताबों में लिखा। अब इसका मतलब बताइए क्या हुआ? ऐसी धरती जहां पर फल और फूल आते हो, क्योंकि शुक्र है, शुक्र तो फूलों का कारक है, खुशबू का कारक है, अच्छी चीजों का कारक है, सुंदरता का कारक है शुक्र। तो ऐसी धरती जहां पर फल फूल निकल कर आते हो, मतलब क्या हुआ? लेकिन क्योंकि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी क्या है? बहुत भारी है। क्या पृथ्वी को हिला पाना मुश्किल है, आसान है कि मुश्किल है? क्या है? संपन्ना जातक, मतलब भावेश जी समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे, बताइए आप। संपन्न जातक मतलब समझ नहीं आया? अच्छा, इसका मतलब बता रहे हैं। नहीं, पहले ये बताइए, धरती को हिला पाना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है, ऑब्वियस मुश्किल है। अपना दिमाग लगाइए आप लोग। 2 नंबर कैसी राशि है? स्थिर राशि है, व्यवहारिक तो है, स्थिर है, और पृथ्वी तत्व राशि है। तो ऐसा व्यक्ति जल्दी हिलेगा ही नहीं, बहुत आलसी होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। लग्नेश अगर वृषभ राशि में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति आलसी, इसको जब तक 2 लाख न मारो तब तक ये, फिर मारोगे फिर ये बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये ऐसा व्यक्ति अगर आपने देखा तो इस व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऐसा व्यक्ति आलसी होगा, लेकिन अगर ये काम करेगा तो फल और फूल आएंगे। फल और फूल आने का मतलब हुआ कि उसके काम का उसको रिजल्ट मिलेगा, मतलब उसको जो चीजें वो लेना चाहता है अपने से वो उसको मिल जाएंगी, क्योंकि ये शुक्र है। शुक्र क्या है? फल और फूल। फल कब आते हैं? फूल कब आते हैं? जब पूरा पेड़ बड़ा होता है, उसको नॉरिशमेंट मिलता है, बड़ा होने के बाद उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं। मतलब व्यक्ति जब काम करता है तो उसके काम का उसको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो काम करे तब तो मिलेगा। वो काम करे तब तो क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी होगा। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है। अब जिसका भी है वो देखिए, ज्योतिष क्या है कि आपको आपकी समस्या बता देता है कि आप में ड्रॉबैक क्या है। वो ड्रॉबैक आप समझ जाइए, उसको दूर कर लीजिए, यही उपाय होगी, यही उपाय होगी। उपाय यही तो हुआ, और क्या उपाय हुआ? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आपने, अब कोई व्यक्ति आपके पास आया, कुंडली दिखाया, आपको कुछ नहीं आता, अभी जितना मैंने बताया उतना ही केवल आता है। वो पूछेगा मैं यार काम करने जा रहा हूँ, तो बताइए ये काम मेरा होगा या नहीं होगा? तो आपने देखा लग्नेश
सूर्य, चंद्रमा, तीनों यहीं बैठ गए। अब देखिए तीनों अगर बैठ गए तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी ज्यादा पाई है। जैसे यहां मैं बता रहा था, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, मारपीट तुरंत कर लेगा, मारपीट तुरंत कर लेगा। तो क्या होगा यहां पर क्या हो जाएगा, अब अगर उसका लग्नेश भी यही हो जाए, सूर्य भी यही हो जाए, चंद्रमा भी हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर भर भर के मिलेगी आपको। लेकिन अगर केवल लग्नेश है तो वो प्रॉपर्टी उसके अंदर रहेगी, लेकिन सूर्य चंद्रमा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो गई, लेकिन लग्नेश को प्रायोरिटी देंगे। आप ये मना तो नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं होगी तो, लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा सपोर्ट नहीं करे तो थोड़ी कम होगी, लेकिन ऐसा नेचर उसका जरूर होगा। ये बात आपको बता रहा हूं, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब यहां पे देखिए, जैसे ये मैं बता रहा था पृथ्वी तत्व राशि, तो शुक्र, अब मान लीजिए किसी का लग्नेश भी यहीं पर है, सूर्य भी यहीं पे, चंद्रमा स्थिर राशि में बैठा हुआ है, सूर्य चंद्रमा लग्नेश, और साथ में लग्नेश वृषभ राशि में आ गया। तो ऐसे व्यक्ति बहुत आलसी होंगे। मैं बता रहा था कि ऐसे व्यक्ति अगर आपके पास अपने हॉरोस्कोप लेकर आए और पूछ रहे हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, सफल होगा कि नहीं होगा, आपने कह दिया भैया तुम काम करोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकेगा, लेकिन तुम काम करोगे तब, क्योंकि तुम्हारी समस्या यही है कि तुम स्टार्ट तो करते हो और कुछ समय बाद फिर से जाके सो जाते हो, फिर कोई आता है 2 लाख मारता, फिर उठ के चले जाते हो। मेहनती बहुत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि है ना, मेहनती व्यवहारिक तो होंगे, मेहनती भी होते हैं, लेकिन समस्या उनकी क्या है, आलसी होंगे। तो ऐसे लोगों का इलाज यही है कि वो आलस से दूर रहें। अब बात समझ में आ गई सबको, नहीं समझ में आ गई? कैसे आपको इलाज बताना है, क्योंकि हम लोग तो अलाइनमेंट करते हैं। अब ये तो मान लीजिए कोई लेके पैदा हो गया ऐसे, तो क्या वो जिंदगी भर वो नाम लिखवा लिया? नहीं, क्या करना, उसको उसकी प्रॉब्लम बताइए कि सर ये आपकी प्रॉब्लम है, और अगर आप जब तक ये आलस अपने से दूर रखेंगे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि शुक्र फल फूल का कारक, यानी उसका चीज वहां पर, बैल का स्वभाव, बिल्कुल सही, एकदम सही बात। बैल बैल मतलब मेहनती होता है ना, ये बिल्कुल सही बोले राजेश जी। बैल का स्वभाव, बैल क्या, मैंने तो बस एक धुन पे चला जाए, लेकिन जब बैठ गया तो उठेगा नहीं फिर जल्दी, फिर आगे 2-4 मारो तब उठेगा, अच्छा फिर चलना है, चलता चला जाएगा। तो ये जो राशियां हैं इनके स्वभाव को आप समझिए, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल यही आपका फलादेश खत्म हो गया, आप क्या है छोटी छोटी बातों को जब मिला देंगे, सारी बातों को, तब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा फलादेश करेंगे और आपकी बात सत्य होती जाएगी। आपकी बात क्या होगी, सत्य होती जाएगी। पहले तो लोगों को मिसगाइड आप नहीं करेंगे, गलत परिणाम आप नहीं बताएंगे, गलत चीजों से दूर रखेंगे, इलाज वहीं आप बता देंगे, और ऐसा इलाज आपने बताया जिसमें उसका कोई खर्चा ही नहीं है। क्या सिंपल सी, भैया आप आलसी मत बनो, काम हो जाएगा आपका। अब वो कहेगा आलसी ना बने तो हमारे ऊपर थोड़ी ना, और किसके ऊपर? भाई मन से माने हार है, और सॉरी, मन से ही व्यक्ति हारता है और मन से ही व्यक्ति जीतता है। हम ये रोज ठान ले आज मुझे आलस नहीं करनी है, तो हम 50% आलस तो नहीं करेंगे। ऐसे बात हो रही थी, हमारा स्वभाव बैल का है। अच्छा, नहीं बैल का स्वभाव नहीं है, मतलब आप समझिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। मतलब चूंकि ऋषि मुनि ने उसको किसी के साथ बनाया, तो उसके नेचर भी उस व्यक्ति में आए, जब वो नेचर दिखे तभी उसका उन्होंने क्या किया, वो स्वरूप दिया। जैसे बोलते हैं ना कि टॉरस है तो क्या ऐसे बैल जैसा दिख रहा है, स्वभाव है उसके, स्वभाव आ गया उसके अंदर, इतना ज्यादा रोल प्ले करती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि व्यक्ति, जैसे एक बात हो रही थी, मैं दिल्ली वाले ऑफिस में था अपने, वहां पर हमारे जो सीनियर थे उन हमसे कह रहे थे कि ये बताइए अच्छा समय अच्छा होता है कि बुरा समय अच्छा होता है? बताइए आपकी लाइफ में अच्छा समय अच्छा रहेगा कि बुरा समय अच्छा रहता है? अच्छा समय किसी के लिए अच्छा होता है कि बुरा समय अच्छा होता है? बुरा समय अच्छा होता है। कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों बुरा समय अच्छा? कोई रीजन बता सकता है? मैंने माइक सबका ऑन कर रखा है, ये कुछ लोग एडमिट हो रहे हैं तो क्या मैंने, अच्छा इनेबल वेटिंग रूम हटा दिया। हाँ बताइए, मैंने माइक तो सबको ऑन कर रखा है, आप लोग बताना चाहें बता दें, क्योंकि समय अनुभव के लिए अनुभव तो ठीक है,
सच्चाई तभी पता चलती, सही बात। हम अलर्ट होते हैं, हमको बता दीजिए कि भैया आपका बुरा समय चल रहा है, तो हम हर चीज को ना जरा 4 बार देख लेंगे तभी काम करेंगे। अलर्टनेस होती है हमारे अंदर। लेकिन हमको पता हो कि हमारा बुरा समय चल रहा है, वरना हम सब समय को अच्छा ही मान लेंगे। अलर्टनेस होती है। सर कमी पता चलती है, बिल्कुल अपने अंदर भी कमी पता चलती है, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि हम हर काम को लेकर अलर्ट होंगे, हर काम को लेकर अलर्ट होंगे कि भाई, और जब आप अलर्ट होंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपके साथ कमियां खत्म हो जाएंगी। यही है ज्योतिष का उपाय का सिद्धांत, कि हम व्यक्ति को अलर्ट, हमने बता दिया कि भाई आपका समय खराब चल रहा है, आप संभल के जाइए। वो देखेंगे, वो गाड़ी नहीं लेके जाएगा, वो पब्लिक उससे जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा, बहुत बच के चले, देखेगा ट्रैफिक ज्यादा इधर से चलेगा, तो वो बच रहा है, अपने आप को बचा रहा है, तो क्या बच जाएगा? बिल्कुल, कर्म ही तो है। यही है बुरे और अच्छे का मतलब। अच्छा समय, अरे हम लापरवाह हैं, अच्छे समय व्यक्ति लापरवाह होता है, आता है सवेरे अपनी लाइफ पे उठता है, चला जाता, फिर वही काम चालू कर देता, कुछ नया नहीं करता। लेकिन अब जैसे हम लोग में तो पढ़ने लिखने वाली बात है, हम लोग ज्यादा पढ़ते लिखते कब है? जब हम लोग को पता चल जाए, स्पेशली हमको पता चल जाए हमारा बुरा समय चल रहा है, हम 2 बार वो फार्मूला देख के जाएंगे, कहीं गलती ना हो जाए हमसे, तो अलर्टनेस बढ़ गई, व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये, लेकिन इस सब के लिए क्या हो? पता हो, उसको पता होना चाहिए। तो ये बातें आप समझिए। अभी इससे पहले वाली क्लास में मैंने कहा कि भाई अब इसका आप जाप ना कराने लगिएगा, तो एक आदमी गुस्सा होगा कि आप कर्म कांड को गलत क्यों कहते हैं। मैं कर्म कांड को, मैं किसी विद्या को गलत नहीं कहता, मैं गलत फायदा उठाने वाले को गलत कहता हूं। अब गलत फायदा वो उठा रहे, हो सकता है उनको नॉलेज ना हो। अब ये थोड़ी ना कि किसी का लग्न वृषभ राशि में बैठ गया तो आप उसका जाप करा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, उससे कोई फल नहीं आएगा। बल्कि एक तो आप भी पाप के हकदार हुए कि गलत काम कराए, भले ही आपने अज्ञानता में वो गलत काम कराया, और दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचिए, उसका खुद ही बुरा समय चल रहा है, उसका 20-25 हजार चला जाएगा, कितना उसको नुकसान। जबकि ज्योतिष ये नहीं कह रहा है कि आप ये काम कराइए, आप उसको बता दीजिए कि भाई ऐसा करो तुम, बस आप पूजा करिए ना करिए, मन से आप सब चीजों को मानिए। तो ज्योतिष कहता है कि आप उसके अकॉर्डिंग ना चलिए। दूसरी किताब कहती है आप जाप, वो अलग चीज हो गई, वो एक बात अलग हो गई। तो आप बातों को समझिए कि हर चीज का सल्यूशन जाप ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। आप समय धीरे धीरे अब आ रहा है, आपको हम समझाते जाएंगे क्या और उपाय है। ये पहला आप समझ में आ गया, स्थिर स्वभाव है, वृषभ है, बैल कह सकते हैं, आलसी होगा, लेकिन अगर वो मेहनत करेगा तो उसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। मरे हुए व्यक्तियों को देखना कैसा होता है, ऐसी ऐसी के अनुसार कोई प्रभाव होता है क्या? लोग समझ नहीं आया। शिवम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, जरा बोलिए। मरे हुए व्यक्तियों को देखना कैसा होता है मतलब? कहाँ देख लिया आपने मरे हुए व्यक्ति को? मरे हुए कोई भी व्यक्ति वो अच्छा ही होता है यार, सब बुरा कहाँ से कुछ होगा? शिवम जी अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही तो जरा आप अपनी बात हमें कहिए। सपने में, सपने हम क्या पढ़ रहे हैं? हम शकुन ज्योतिष पढ़ रहे हैं कि ज्योतिष पढ़ रहे हैं? मर गया, जिंदा हो गया, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सब भ्रम है। इन सबको दिमाग से हटा दीजिए जितनी जल्दी हो सके। समझ में आई बात? इन सब का कोई लॉजिक नहीं, ठीक? ये सब ज्योतिष के पार्ट नहीं है, ये सब तो डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। ज्योतिष का जो पार्ट है शकुन ज्योतिष है। शकुन ज्योतिष जिनको आती है आप उनसे सीखिए, ये हमको नहीं आती है, ठीक है? हाँ जी, ये सब मत करिए, ठीक है? मरे हुए व्यक्ति जिंदा, ये आप लोग इन रूढ़िवादिताओं से निकलिए बाहर। ज्योतिष ये नहीं है कि मर गया जिंदा हो गया, ये हो गया ऐसा हो गया, ये ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष बहुत ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। अब जिंदा मरा शकुन ज्योतिष में जाइए, हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, शकुन ज्योतिष है, वैदिक नहीं है, ठीक? आइए अब आइए 6 नंबर पे। अब 6 नंबर क्या है? एक तो द्विस्वभाव राशि है। अब इसके अंदर आलस होगा या नहीं होगा? तो देखिए पहले तो आप देखो कि इसका लॉर्ड कौन है, 6 नंबर का लॉर्ड कौन है? बुध है। बुध क्या है? बच्चा है।
बच्चे के अंदर आलस कहां से आएगा? बुध छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के अंदर आलस होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यानी कि जबकि ये भी पृथ्वी तत्व राशि है, बट इसके अंदर आपको आलस नहीं दिखाई देगा क्योंकि बुध बच्चा है। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, चूंकि व्यवहारिक है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, ऐसी जमीन जो उपजाऊ हो, क्या बोला मैंने, ये ऐसी जमीन है, ऐसी पृथ्वी जो उपजाऊ हो। इसका मतलब क्या हुआ, लिख लीजिएगा, जब व्यक्ति काम करेंगे तो आलस नहीं होगा उसमें। सर अगर मान लीजिए 0 से 15 डिग्री पे लग्नेश हुआ तो स्थिर में आ रहा है, फिर भी आलसी होने के चांसेस लग्नेश के कारण तो कम ही होंगे, क्योंकि बच्चा है तो आलसी तो इसके अंदर नहीं पाएगा। और बुध है, बुध क्या है, बुध बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बताएंगे, व्यापार है, वाणी है, बुद्धि है, और बुध बच्चा है, तो व्यक्ति के अंदर आलस नहीं होगा। ऐसी जमीन जो उपजाऊ हो, उपजाऊ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि व्यक्ति आलसी भी नहीं होगा, अपना काम अगर करे तो वो जो भी काम करेगा वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेगा, उद्देश्य को ले लेगा। ये मतलब हुआ इसका उपजाऊ होने का मतलब ये। और इनको बहुत पता होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसको हम लोग कह सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ये इनको अपने परिणाम को पहुंचने की आदत होती है। क्यों, आलस है नहीं इनमें, बुद्ध है, बुद्ध है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बच्चा है, जल्दी खुद ज्यादा काम करेंगे, पृथ्वी तत्व राशि व्यवहारिक भी होंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। मतलब बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा, रिजल्ट को अच्छी रैंक लाने की कोशिश करेगा। व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो अपनी स्थिति को और अच्छा करने की कोशिश करेगा, और ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं एक ही तत्व में कितने अलग अलग प्रकार के प्रभाव पाए जा रहे हैं, उसके अंदर जो उसके लॉर्ड है उसके कारण। ये बात समझ में आ गई बात भी? हाँ, अंश के अनुसार बताया ना, अंश के अनुसार 0 से 15 में अगर वो आ गए तो स्थिर राशि तो हो गई। स्थिर का मतलब हो गया कि उनके विचारों में स्थिरता होगी, बट आलस नहीं होगा। आलस, क्योंकि बुध बच्चा है, बच्चे में आलस नहीं होगा। और 15 के बाद अगर ये चीजें होंगी, 15 डिग्री के बाद है, तब तो ना आलस होगा बल्कि, लेकिन स्थिरता भी थोड़ी कम रहेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, लेकिन कामों में स्थिरता थोड़ी कम, व्यापारिक होंगे, कामों में स्थिरता थोड़ी कम देखी जाएगी। ये चीजें यहां पर आ जाएगी। अब आइए 10 नंबर, पृथ्वी तत्व है 10 नंबर। 10 का लॉर्ड कौन है, मकर का लॉर्ड कौन है, मकर का लॉर्ड कौन है बताइए? शनि। जी एकदम सही, शनि। शनि क्या है, आपके दुखों का कारक। जो हमको दुख है, हमारे शरीर में जो दर्द होता है, शनि। हमें जो दुख मिलते हैं, शनि। हमारे कामों में जो रुकावटें आती हैं, शनि। हर काम में जो अड़चन आती है, शनि। ये शनि है। और यहां पे मकर राशि आ गई, पृथ्वी तत्व राशि आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी जमीन जो उबड़ खाबड़ हो, उपजाऊ ना हो, उबड़ खाबड़ हो। इस बात का क्या मतलब हो, कोई बता सकता है? ऐसी जमीन जो उबड़ खाबड़ हो, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ तो ये तो ठीक है, लग्नेश मकर हो गया, स्वामी शनि हो गए, चर स्वभाव पर। इसका मतलब क्या है, ये तो किताबों में भी लिखा है, मतलब बताइए इसका। ये तो ठीक है भावेश जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मतलब बताइए, बंजर, बंजर मतलब बताइए। वो तो हमको पता चल गया, उबड़ खाबड़ है, बंजर है, ये तो समझ में आ गया। कोई भी व्यक्ति काम कर ले उसको उसमें सफलता नहीं मिलती जी। कुछ लोग होते हैं कहते यार हम इतनी मेहनत करते हैं, चर है, पृथ्वी तक तो व्यवहारिक भी होगा, चर है, आलस तो इतना होगा नहीं, लेकिन उबड़ खाबड़ है, बंजर है, उपजाऊ नहीं है, उसका रिजल्ट उसको अच्छा नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट उसको अच्छा नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति होते बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, देखते हैं कुछ होते नहीं। वही दूसरा व्यक्ति जरा सा काम कर लेता है, अच्छा रिजल्ट ले लेता है, शुक्र है, आलसी होगा, ये वाला सबसे अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर मकर है, बेचारा क्या करे, लग्नेश यहाँ पर बैठे हुए हैं,
एक बात और बताएं, फसल कम आती है, एकदम सही बात है। तो ये मतलब है, आप किताबों को जब पढ़ रहे हैं तो उनका मतलब आपको सोचना होगा। ज्योतिषी बहुत ज्ञानवान, गंभीर, हर चीज को सोचने वाला होना चाहिए, दिमाग लगा के बात करने वाला होना चाहिए कि किताबें क्या लिखती हैं, उसका क्या मतलब है हमारी दैनिक जीवन में, कैसे समझना है, ये समझिए। विडंबना है कि राशि के बारे में बहुत कम क्या कोई भी बुक अभी तक हमको नहीं मिली जो राशि के बारे में क्लियर कट बताती है। हाँ जी संजय जी, कुछ बोलना है क्या आपको? अपने हाथ किया तो आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तो मकर राशि, शनि, व्यक्ति। अच्छा एक बात और बताते हैं, अब ये राशियां ना, मकर राशि मकर राशि जिस भाव में चली जाएगी वो चीजें बंजर हो जाएंगी, वहां से रिजल्ट की उम्मीद आप ना करिए। आप जरा ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये भाव पढ़ाएंगे, भाव अब नंबर आ रहा है, इनको पढ़ाने के बाद भाव का नंबर आ रहा है। पंचम भाव पुत्र का, संतान का होता है, पुत्र पुत्री नहीं, संतान का होता है। पंचम भाव संतान का होता है। पंचम भाव में अगर स्पेशली फीमेल कैंडिडेट में, लड़कियों की कुंडली में अगर मकर राशि आ गई तो संतान होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बंजर हो गई जमीन। ऐसे समझना है आपको, राशियों का इतना बड़ा रोल है। क्या सर संतान नहीं होगी? अभी अभी डिसीजन पे मत पहुंची, जल्दबाजी हो जाएगी। अभी बहुत सारी चीजें देखनी है, उन बहुत सारी चीज में एक चीज ये हो गई, तो एक एक चीज को समझेंगे तब बहुत सारी चीजों को समझेंगे ना, कि बहुत सारी चीजें अचानक थोड़ी ना समझ में आ जाएंगी, मिलाते जाइए उसको चीजों को। मकर मतलब ऐसी जमीन जो बंजर है, ऐसी जमीन जो बंजर है। शनि दुखों का कारक, या शनि धीरे धीरे चलता है ना, सबसे लेट मूविंग प्लेनेट कौन है, 2.5 साल लेता है। तो संतान हो सकता है, अगर होती हो, बहुत सारे और गुण मिल रहे हो देखेंगे अभी, तो हो सकता है कि संतान लेट हो, संतान लेट हो। कैमरा नहीं दिख रहा क्या हमारा कैमरा नहीं दिख रहा है क्या? संजय जी को बोल रहे कैमरा नहीं दिख रहा है, कैमरा नहीं दिख रहा है, कैमरा तो यहाँ चल रहा है हमारे पास से, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, एक बार देख लीजिए संजय जी आप। तो बात समझ में आ गई, मकर राशि के बारे में आप समझ गए। एक ऐसी जमीन जो बंजर है, जो बंजर है, व्यक्ति के कुंडली में जो दसम भाव होता है, 10th हाउस, वो कर्म का होता है, कर्म का होता है। अगर दशमेश मकर राशि में चले गए तो व्यक्ति जितना कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल कम मिलेंगे। हम ये नहीं बोले नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। दशमेश यानी दसम भाव का स्वामी, क्योंकि कर्म हमारा क्या है, कोई भी कर्म, ऐसा नहीं कि आप जो जॉब करते हैं वही कर्म, आप कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी पढ़ रहे भी तो कर्म है, कोई भी कर्म करते हो उसका हम लोग 10वें हाउस से देखते हैं। 10वें हाउस खराब हो जाए, और अगर खराब अच्छा बात की बात है, लेकिन अब एक खराब आप समझ में आ गया कि 10वें हाउस का लॉर्ड अगर कहाँ आ जाए, 10th हाउस में आ जाए, तो वहां से उस कार्य की उम्मीद कम की जाएगी, क्योंकि जमीन बंजर है। बंजर से आपको फल फूल उगाना इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा बंजर से जमीन से निकालना। इस प्रकार से आपको सोचना है, इस प्रकार से आपको सोचना है। तो समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट आते, पृथ्वी तक सबको समझ में आ गया? पृथ्वी तक तो सबको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। मकर की स्थिति के अनुसार ये होगा ना, हाँ मकर। अब देखिए, अब वहां भाव, भाव भी देखे जाएंगे, आगे देखेंगे। मकर की स्थिति मतलब मकर कहीं भी पड़ा हो, छठे 8वें 12 किसी भी भाव में पड़ा हो,
और अगर कर्मेश यानी 10th हाउस का लॉर्ड मकर राशि में आ जाए तो स्थितियां खराब होंगी। अगर मान लीजिए भाव भी खराब हो जाए तो स्थितियां और खराब होंगी। पूरी कुंडली का सबसे खराब भाव कौन सा होता है? पूरी कुंडली का सबसे खराब भाव कौन सा होता है? अष्टम। अष्टम भाव। कि जैसे छोटे बच्चे को मम्मी लोग या पापा लोग डरवाते हैं तो कहते हैं ये आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, भूत आ जाएगा, ऐसे कुछ बोलते हैं, शेर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ऐसे किसी व्यक्ति को डराना बोल दो अष्टम भाव। अष्टम सारे जितना प्रॉब्लम है सब अष्टम ही तो है, सब अष्टम भाव ही तो है। क्यों है? समझ बात की बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दशम भाव का लॉर्ड अगर मकर में आ जाए, अब वही राशि 8वें भाव में चली जाए, मकर राशि 8वें भाव में चली जाए, दशमेश भी वहीं पर आ जाए और चीजें कुछ खराब करनी है तो भी खराब कर लीजिए, तो बड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो सर इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज ऐसा थोड़े ना, ज्योतिष का नाम ही है, लेकिन कम से कम ये इलाज नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूं बट बोल नहीं पा रहा हूं किसी कारण से, कि आप वहां पर मतलब दूसरे उपाय काम करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। हम कैसे करेंगे वो आप धीरे धीरे जैसे भाव को आप समझेंगे वैसे वैसे आप समझेंगे। क्योंकि देखिए एक बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। अच्छा ये बताइए ज्योतिष का कौन सा भाव होता है पता है? एस्ट्रोलॉजी का कौन सा भाव होता है? एस्ट्रोलॉजी का ज्योतिष का कौन सा भाव होता है? 5वां। अरे क्या गोपाल जी क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। 8वां। अरे 10वां नहीं है भाई, 8वां भाव होता है। 8वां भाव, 8वां भाव ज्योतिष का होता है। इसीलिए व्यक्ति जो ज्योतिष करता है ना तो उसके साथ बुराइयां थोड़ी बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैं भाई बहुत लोगों से पूछता हूं कि आप ज्योतिष क्यों करना चाहते हैं। इंटरेस्ट एक अलग बात होती है, मतलब आप जानबूझ के आप जो है एक ऐसा ताला खोलने जा रहे हैं जिसमें कष्ट ही कष्ट है। लेकिन 8वां भाव ज्योतिष का है, रिसर्च का है, साइंटिस्ट का है, इंजीनियर का है, ये सब बताएंगे भी। गुप्त विद्याओं का है, आपके ससुराल का है, गुप्त रूप से मिलने वाला धन है, ये सब बताएंगे, चिंता ना करें। अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन ज्यादातर तो वो बुरा है। तो आपने देखा किसी व्यक्ति की कुंडली में चीजें खराब हैं और आप उसको अगर गलत राय दे रहे हैं ज्योतिष होते हुए भी, तो आप भी उस बुराई के हकदार होंगे। क्योंकि आप एक व्यक्ति जो परेशान है उसको आप और परेशान कर रहे हैं। चाहे जैसे आपको पता है कि ये चीज करवाएंगे तो कुछ होगा नहीं लेकिन हमारा फायदा हो जाएगा, देखिए गलत है। जो चीजें गलत है वो गलत है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। आप उसको सही राय दीजिए, देखिए ये आपके साथ स्थितियां खराब हैं लेकिन हम लोग कुछ करते हैं। क्या करते हैं वो हम आपको समय पे बताएंगे। अचानक अचानक यही होगा क्या? धन लाभ, अचानक धन लाभ। धन लाभ तो कम ही होता है, नुकसान ज्यादा होता है। ये लिखिए संजय जी, अचानक नुकसान। अचानक धन लाभ तो अलग बात हो गई, उसमें बहुत अच्छी स्थिति होगी तभी होगा। अचानक नुकसान होगा। आपको लग रहा है कि 8वां भाव को आपको धन लाभ लग रहा है, बट अचानक इतना लंबा नुकसान हो जाएगा कि वो सब लाभ अब सब चला जाएगा। ये है 8वां भाव। खैर चलिए, ऐसी चीजों को समझना। अब आइए इन एयर एलिमेंट वायु तत्व, जिसमें समझते हैं सूझबूझ वाली राशि। चलिए बढ़िया, अच्छी बात, समझते हैं। अब अगर लग्नेश मिथुन राशि में आ जाए, राशि में, वो राशि चाहे जहां पड़ी हो, भाव की बात बाद में देखेंगे, पहले राशि देखते हैं। ये मिथुन राशि में आ जाए तो क्या होगा बताइए? मिथुन राशि में आ जाए तो क्या होगा? अब मिथुन का लॉर्ड कौन है? बुध है। मिथुन का लॉर्ड कौन है? बुध है।
बुध किस चीज का कारक है? बुध बच्चा है, बुध वाणी है, बुध बच्चा है, बुध वाणी, बुध बिजनेस है, बुध बुद्धि है, लेकिन ये है हवा। तो अब इसमें जरा रिलेट करिए कैसे। ऐसा व्यक्ति क्या होगा सर? हवा वाली बातें करेगा, हवा हवाई बात करेगा। क्यों बात, क्यों मैंने बोला? क्योंकि बुध वाणी का कारक। ऐसे लॉजिक देना है। बेपरवाह तो ना बोलिए आप, बेपरवाह कहां से होगी? देख रहे हैं आप, इंटेलेक्चुअल राशि, सूझबूझ वाली राशि है, बेपरवाह नहीं बोलिए। बेपरवाह बोलना सही नहीं है। सूझबूझ वाली राशि है तो बेपरवाह कैसे होगी? लेकिन चूंकि व्यापारी लोग भी होंगे, देखते हैं कुछ व्यापारी होते इतना बोलते हैं, आपको अपनी बात में फंसा लेते हैं। मतलब आपको पता है ये सब ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आदमी फंस जाता है। अच्छा है, बुरा नहीं है, बिजनेसमैन है ना। देखो बुद्ध को क्यों बिजनेसमैन कहा गया, कोई बता सकता है? बुद्ध को क्यों बिजनेसमैन कहा गया? बुद्ध को व्यापार की कैटेगरी में क्यों डाला गया, कोई बता सकता है? बुद्ध को व्यापार की कैटेगरी में क्यों डाला गया है? अपनी बातों को बढ़ाकर, हाँ मतलब ये तो खैर ये जो मिथुन राशि में आएगा तो ये अपनी बातों को बढ़ाकर बोलेगा, एकदम सही बात है। क्योंकि संभा संबंध वाणी से नहीं भाई, गलत है ये तो। बुद्ध को इसलिए व्यापार बोला गया, व्यापार का मतलब क्या होता है? फायदा। बोले व्यापार कर रहे हैं भाई, व्यापार मतलब हमें अगर 2 रुपए की चीज मिले तो हम 2 रुपए की नहीं देंगे, 2.5 रुपए की देंगे। मतलब हमको जहां पैसा दिखेगा वही काम करेंगे। आप देखिए बुद्ध बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसको उससे अगर आपको काम करवाना है तो आप एक टॉफी दे दो, जाओ वो काम कराओ। ऐसे बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, आपका घर तुम्हें टॉफी देंगे, तुरंत चला जाए करके लाओ टॉफी लाओ। और अगर आपने एक बार नहीं दी और दोबारा आप काम कराएंगे, पहले टॉफी लाओ तब जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये बुद्ध, इसीलिए बच्चे एकदम बड़े, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। देने के बाद कुछ लेना, देने के बाद कुछ नहीं लेना, लेने के बाद कुछ देना, लेने के बाद कुछ देंगे। ये बुद्ध है व्यापारी, इसीलिए व्यापारी को हम लोग बुद्ध बच्चे से, क्योंकि बच्चा सबसे बड़ा व्यापारी है। उससे आप कोई काम फ्री में करवा लो, नहीं करेगा। आप बोलो तुम ये करके आओ, हम तुमको ये देंगे, आपने एक बार करा लिया, दूसरी बार आप करा के दिखाओ, मना कर दे, हम नहीं करेंगे, आप देते नहीं हमको, आप ऐसे बोलते रहते। इसीलिए बुद्ध को व्यापार के मामले में डाला गया। बुद्ध व्यापार के मामले, और बुद्ध युवा ग्रह भी है, तो बताएंगे अभी क्या अवस्था होती है। तो अगर किसी का लग्नेश मिथुन राशि में हो जाए तो देखिए सूझबूझ वाला तो व्यक्ति होगा, बोलने वाला व्यक्ति होगा, और हवा होगा, यानी कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, लेकिन अपनी बातों में फंसा लेगा, अपनी बातों में फंसा लेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर तुला राशि में आ जाए, तुला राशि में तो क्या होगा? तुला का लॉर्ड कौन होता है? शुक्र। और ये जरा बताइए शुक्र क्या है? सुंदरता है। शुक्र क्या है? सुंदरता है। शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह भी है, शुक्र सुंदरता है। तुला राशि है, सूझबूझ वाला व्यक्ति है। तो ऐसे जिसका लग्नेश तुला राशि में होता है, ऐसे व्यक्ति ना देखने में थोड़े स्मार्ट से होते हैं। स्मार्ट मतलब ये नहीं कि सुंदर, स्मार्टनेस का मतलब होता है वो लड़कियों में ब्यूटीफुल बोलते हैं और लड़कों में हैंडसम बोलते हैं। हैंडसम का मतलब होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। उसके रंग की बात नहीं कर रहे हैं कि वो गोरा है कि काला है कि हरा है कि पीला है, बल्कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होगा कि वो जब वो कहीं बोलेगा या कोई बात करेगा या आएगा तो उसके अट्रैक्शन में लोग आते हैं, और ऐसा व्यक्ति दूसरे को अट्रैक्ट करता भी है और होता भी है। मतलब वो खुद भी दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा, स्पेशली अपोजिट सेक्स में। अगर लड़का है तो लड़की से और लड़की है तो लड़के से। तुला राशि क्यों, हमने इसकी बात यहां क्यों बताई? क्योंकि ये हवा है, शुक्र लॉर्ड है। तो बताइए यहां पे हम इसको क्या बोल दें? जैसे मैंने यहां पर बोला बुद्ध वाणी बताया, ऐसे यहां पे इसको क्या बोलेंगे? हवा है, जैसे यहां बोला मैंने हवा हवाई बात करता है, तो यहां पे क्या बोल दें इसको? शुक्र है, हवा है, सूझबूझ है, बताइए इसको क्या बोल सकते हैं? परफ्यूम, खुशबूदार। क्यों? हवा है। कौन सी हवा? खुशबूदार हवा। तो क्या हुई? खुशबूदार हवा हुई, परफ्यूम हुई, परफ्यूम हुई। मतलब ऐसा व्यक्ति
ये तो अट्रैक्ट भी होगा दूसरे से, लोगों को अट्रैक्ट करेगा भी, और इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर इसके चारों तरफ मिलेगा। लग्नेश अगर इन राशियों में आ जाता है, लग्नेश इन राशियों में आ जाए, सूर्य चंद्रमा भी आ जाए, तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति फिल्म एक्टर होंगे। लेकिन अगर उसमें दशमेश भी हो जाए तो मतलब इनकी पहचान किसी सेलिब्रिटी के रूप में भी की जा सकती है। शुक्र की स्थिति भी देख लीजिएगा, अभी बस जरा सा बता रहे हैं, आप इसी पे पूरा भविष्यवाणी मत करते चले जाइएगा, दिक्कत हो जाएगी, सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन सारी में एक बात तो समझेंगे ना, वही एक एक बात अभी चल रही है। तो तुला का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऐसी बात जो सुंदर हो, यानी परफ्यूम हो, परफ्यूम हो, खुद भी अट्रैक्ट होगा, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा भी। तुला, अब खुद ही दिमाग लगाइएगा, अब बताइएगा मुझे ये कैसी हवा होगी। भाई हवा है, वायु है, कुंभ राशि में अगर पड़ा है तो कैसी हवा होगी बताइए। समाज में अपना आकर्षण रखेगा, सही बात है, एकदम सही बोल रहे हैं आप राजेश जी। समाज में आकर्षण, उसको ना कपड़े पहनने का सलूक पता होगा, इन्हें कुछ भी पहन लिया, एक शोवर व्यक्ति जिसको बोलते हैं वो रहेगा। अब आइए जरा कुंभ में बताइए, हवा तो है, कैसी हवा रहेगी, शनि इसका लॉर्ड है कुंभ का, तो कैसी हवा रहेगी बताइए। खराब हवा, बदबूदार हवा, बदबूदार हवा, बदबूदार हवा। ऐसा व्यक्ति के सराउंडिंग यानी उसकी जो संगत होती है ना, वो ज्यादा अच्छे व्यक्ति नहीं होते। तभी अगर आप लग्न इन राशियों में देखिए, क्यों, हवा मतलब क्या, हवा हम थोड़ी ना है, हवा तो हमारे चारों तरफ है ना, तो हमारे चारों तरफ हम नहीं हुए, हमारी संगति हुई। तो लग्नेश अगर कुंभ राशियों में चला जाता है, कुंभ राशि में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की संगति जो होगी वो खराब लोगों से होगी, उसके चारों तरफ की हवा खराब होगी। या और दिमाग लगाइए, ऐसा व्यक्ति ऐसी जगह रहेगा जहां पर हम लोग कहते हैं स्लम एरिया हो, मतलब मलिन बस्ती जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, स्लम एरिया हो, थोड़ा सा स्टेटस डाउन वाले लोग जहां रहते हो, वहां पर ऐसा व्यक्ति आपको आसानी से दिखाई देगा। तो क्या सर ये व्यक्ति वैसा ही रहेगा कि उससे आगे बढ़ भी सकता है? देखो अब ये बड़ा सोचने वाली बात है, क्यों, क्योंकि लग्नेश चूंकि एक स्थिर राशि है, अगर उसने अपना प्रयास नहीं किया तो वो उसी सर्किल में फंसा रह जाएगा, क्योंकि स्थिर है ना, वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहेगा, वो कहेगा यार हमें तो इसी में मजा आती, स्लम में मजा आती। बदबूदार हवा है, हमको कुछ लोग होते हैं ना बहुत लोअर लेवल पर रहते हैं और वो बदलना चाहेंगे तो बहुत उन्हें प्रयास करना पड़ेगा बदलने के लिए अपने चारों तरफ, क्योंकि वो एक स्थिर राशि में। तो कैसे चीजों को मिलाया जा रहा है, उम्मीद है कि आप बातों को समझिए, याद करने की बजाय चीजों को ऑब्जर्व करना चालू करिए, और तब आप कोई फलादेश करेंगे तो एकदम आपका सटीक फलादेश जाएगा। सूझबूझ रहते हुए गंदे स्वभाव का होगा, एकदम सही बोला आपने राजेश जी, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं और बहुत सही आपने बोला। उसको पता है कि उसके चारों तरफ का सराउंडिंग कैसा है, बट वो करे क्या, कर ही नहीं पा रहा है, क्यों, स्थिर राशि में पड़ा हुआ है। उसकी सूझबूझ है, ज्ञान, तो कुछ लोग स्लम में भी रहते हुए थोड़ी नॉलेज रखते हैं, थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। तो ये चीजें जिनमें पाई जाएंगी उनमें यही चीज होगी, उनमें यही चीज। तो समझ में आ गई कैसी हवा हो गई है, ये क्लियर हो गया आपको। आइए वाटर वाली बात भी कर लेते हैं। वाटर वाली बात 4 नंबर, 4 क्या है, 4, 4 चंद्रमा है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा मतलब साफ पानी, साफ पानी, पानी साफ रहेगा उसके चारों तरफ, जिसको आप हॉली रिवर भी कह सकते हैं, कोई भी पवित्र नदी, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, जितनी भी नदियां पवित्र नदी, गोमती हो,
पवित्र। अगर ऐसे व्यक्ति का लग्नेश यहां पर आ गया तो ऐसा व्यक्ति पवित्र होगा। पवित्र मतलब, लेकिन चलायमान होगा, इमोशनल होगा, लेकिन वो अच्छा इमोशन रखेगा। मतलब आपके सुख में दुखी नहीं होगा और आपके दुख में दुखी होगा। ढोंग नहीं करेगा, ढोंग नहीं करेगा। इमोशनल है बट ढोंगी नहीं है, अच्छा व्यक्ति। समझ पा रहे हैं? 4 नंबर मतलब शीतल जल, ठंडा जल, शीतल एंड साफ और पूजनीय जल। ये पूरी बात लिखिए दीपक जी। शीतल, साफ और पूजनीय जल, जिसमें हम लोग पूजा करने जाते हैं जिस जल को लेकर के, वो जल। अच्छा जल, निश्चल, बिल्कुल सही, लेकिन इमोशनल, सेंसिटिव। पड़ोस में कोई दिक्कत हो गई कि इनको सबसे ज्यादा घबराहट हो जाएगी, यार पड़ोसी बड़े परेशानी में है, इनके लिए कुछ करना चाहिए, और वो व्यक्ति सक्षम होगा अगर करने लायक, वो करेगा। 8 नंबर मंगल, स्थिर राशि। तो कैसा जल होगा बताइए? मंगल, मंगल गंदा जल होता है, नाले का पानी, पानी तो है, नाला का पानी। मंगल बहुत क्रूर ग्रह है, ले लीजिएगा। 8 नंबर मतलब नाले का जल। 8 नंबर मतलब क्या हुआ? नाले का जल हुआ। 12 नंबर कैसा जल होगा? विशाल होगा, समुद्र जैसा, लेकिन खारा होगा। विशाल होगा लेकिन खारा होगा। अब देखिए आप, जिसका लग्नेश, लग्नेश छोड़िए, थोड़ा और बातें करते हैं, आज लग्नेश हटाते हैं। चलिए चतुर्थ हाउस में आते हैं। चतुर्थ हाउस, फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? उसके चारों परिवार का होता है। जहां वो रह रहा है प्रॉपर्टी का है, परिवार का, प्रॉपर्टी का मतलब जहां वो रह रहा है, उसकी करंट फैमिली हो गई, माता भी है, ठीक है, करंट फैमिली हो गई। जिसका चतुर्थेश यानी फोर्थ हाउस का लॉर्ड, जरा देखिए अपनी कुंडली, अगर कर्क राशि में है तो वो ऐसी जगह रहेगा जहां पर कोई पवित्र नदी हो। उस, अब ये नहीं कि नदी बगल में ही रह लेगा, उस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में पवित्र नदी होगी। और सर अगर ऐसा व्यक्ति पवित्र नदी के किनारे नहीं है तो बोल दो भाई तुम ऐसी जगह जाके रहोगे तो तुमको सुकून मिलेगा। यही हो गया अलाइनमेंट, यही हो गया उपाय। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे मेरा चतुर्थेश कर्क राशि में है, मैंने जहां जन्म हुआ वहां गंगा नदी थी। मैं अभी पटना में हूं तो देखिए यहां पर भी गंगा जी है। मैं दिल्ली में रहा तो वहां पे भी गोमती, भले वो खराब हो लेकिन है तो हॉली रिवर। मैं एक जगह ऐसी जगह चला गया था, सीकर चला गया था, मैं 2-3 महीने में वापस आ गया वहां से, वहां पवित्र नदी नहीं थी कोई। आप भी देखिए ऐसा होगा आपके। अब ये नहीं बोला आप उसी पवित्र नदी के किनारे रह रहे होंगे, चांसेस। तो आप ये बिल्कुल बता सकते हैं ऐसे लोगों को कि अगर चतुर्थेश आपका 4 नंबर में है तो आप बोलिए देखिए आपका जो घर बनेगा या आप घर जहां बनवाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का है ना, तो वहां पे कोई पवित्र नदी होगी उस जिले में, तभी वहां बनवाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये यही उपाय हो गया। मैं बोल रहा हूं ना, आपको जब फलादेश करना आएगा तो उपाय बताना आएगा कि उपाय क्या है। कोई आया प्रॉपर्टी लेके, या मैं जो है आपसे राय लेने आया, परंतु शनि का कर्म में होने से भावुक होते हुए भी टेढ़ा होगा। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं राजेश जी? बात कर लेंगे अभी। यहाँ गंगा और घाघरा है, नहीं घाघरा तो चले ठीक चल जाएगी। 12 समुद्र है, 12 नंबर समुद्र है, खारा पानी, खारा पानी। अब देखिए जिसका चतुर्थेश मीन राशि में पड़ा हो तो उसको ऐसी जगह प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। वो लेगा या नहीं लेगा? अगर उसकी चीजें अच्छी तो वही लेगा, उसका मन वही करेगा जहां समुद्र हो। अब आपने देखा जिसका चतुर्थेश मीन राशि में पड़ा हुआ है और वो एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट या लेना चाह रहा है, अपने फैमिली को शिफ्ट करना चाह रहा है जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में समुद्र नहीं है,
तो आप मान के चलिए कि वो गड़बड़ हो सकती है। तो आप कहेंगे देखिए आप ना ऐसी जगह जाइए जहां पे समुद्र हो गया। ये है उपाय, इसको कहा जाता है अलाइनमेंट। आप लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में ये खराब है, देखिए खराब नहीं है। आप जब ऊपर वाले ने आपको इस कुंडली के अनुसार बना के भेजा है तो आपको उसी कुंडली को फॉलो करना है, बदलना कुछ नहीं। क्यों बदलेंगे भाई आप? सर हमारा लग्न जो है ना मकर राशि में पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ है तो आप उसके अनुसार उपाय करिए। क्या वो बताएंगे धीरे धीरे। आप अपनी कुंडली बदलने चक्कर में ना रहिए, अपनी कुंडली को फॉलो करिए। वही बाय डिफॉल्ट सेटिंग आप ऐसे भेजे गए ऊपर वाले से, उसको आपको फॉलो करना है। 99% जो व्यक्ति, हमारी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मीन राशि का मतलब क्या हुआ। मीन राशि का मतलब क्या हुआ कि ऐसा, हाँ हम आपको एक मिनट जी, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ, मीन राशि का मतलब ये हुआ कि उधर खाना, यानी चतुर्थेश जिस भाव में पड़ जाए आप उसी के अनुसार आपकी प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। हाँ ये बता रहे थे आप अपनी कुंडली को बदलने की कोशिश मत करिए। मैं ये बता रहा था कि जितने भी 99% लोग जो सक्सेस हैं, आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की कुंडली उठाइए, आप देखेंगे कि जो उसकी कुंडली कह रही है वही व्यक्ति वो काम कर रहा है, बाय डिफॉल्ट वो काम कर रहा है। उससे पूछो आपने किसी से पूछा था, कहेगा नहीं हमने नहीं पूछा था। देखेंगे ऐसा व्यक्ति अपने फील्ड में पीक पर होगा, टॉप पर होगा। और जो व्यक्ति कुंडली बता रही कि भैया आपको एमएनसी में होना चाहिए, अब आप पता चले पड़ोसी की जो है परचून की दुकान में काम कर रहे हैं, तो ना वहां काम करेंगे ना आप वहां परेशान रहेंगे, आपको वो समस्या ही रहेगी। ये है अलाइनमेंट। अब ऐसे व्यक्ति का आप दूसरा उपाय ना बता दीजिए कि ये रत्न धारण कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, नहीं। आप बोलो भाई तुम्हारी कुंडली में ऐसे योग दिख रहे हैं कि तुम किसी मल्टी बाहर चले जाओ, वहां पे तुम सक्सेस हो जाओगे, सक्सेस हो जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनसक्सेसफुल होने के लिए पृथ्वी पर आया, सब सक्सेसफुल होने के लिए आए। तो जो सक्सेसफुल हैं बाय मिस्टेक कह दीजिए उनको, गलती से बिना किसी से पूछे अनजाने में वही वो कार्य कर रहे हैं जो उनकी कुंडली कह रही है। और जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल हैं वो व्यक्ति वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो उनकी कुंडली कह रही है। यही है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में हमारे ऋषियों और महर्षियों ने इस प्रकार से डिफरेंस बताया। उन्हीं बातों को समझना है। ये समाज में लोगों को राह दिखाने का काम करता है ज्योतिष, बट सभी तरफ से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही, तो प्रॉब्लम है क्या है वो आप जानते हैं। तो आप समझ रहे हैं। अच्छा सर, चतुर्थीश किसी का वृश्चिक राशि में पड़ा हो तो देखेगा वो ना, उसका जहां पे घर होगा या जहां वो थोड़ा समय व्यतीत करता होगा वहां नाला होगा। किसी कुंडली में अगर ऐसा है तो जरा हमको करेक्ट करें कि हाँ ऐसा है। चतुर्थेश देखिए वृश्चिक राशि में होगा, चतुर्थेश जो भी उसके लॉर्ड हो, चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में अगर पड़ा हो तो है किसी का, है किसी का? जी दलचंद कह रहे हैं हमारा है, हाँ हमारा है। तो क्या आपको ये स्थिति आ रही है? ब्रजेश जी कह रहे हैं वहां नाला है, ऐसा ही है मेरा, हाँ नाला है वहां पर। आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जल तत्व में आठ अर्थ मंगल में कर्म कैसा, अब बताते हैं कर्म का बताते हैं। देखिए है कि नहीं है, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने यहाँ से परमिशन आप लोगों को दे रखी है। नहीं हो रहा है क्या आप लोग से? अब हो गया? हाँ सर हो गया। ऐसा ही हाँ है, गुरुजी डालना है। हमारा ऐसा ही है आपका ऐसा ही है? जी, दोनों का। तो आप देख रहे हैं तो ठीक है। आप देखिए वो आप उसको बिगाड़ नहीं सकते, आप भले परेशान होंगे कि अब वो नाला होगा, इस प्रकार की स्थितियां वहां बनेंगी। जिस किसी ने पूछा कि हमारे 10वें भाव का लॉर्ड वृश्चिक राशि में, तो 10वां भाव कर्म का है ना, तो व्यक्ति जहां कर्म करने जा रहा होगा वहां नाला होना चाहिए। या नौकरी देखी छठे भाव से देखी जाती है,
तो छठे भाव का लॉर्ड अगर वृश्चिक राशि में है तो व्यक्ति नाले के आसपास उसका वो नौकरी करेगा।